नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पाप की नगरी नॉवल का पार्ट 8। इसके बाकी के 7 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पाप की नगरी नॉवल का पार्ट 8। उल्हास सितौले ने अपनी बुलेट प्रूफ टोयोटा कार को दादर मेन रोड पर उस 8 मंजिली इमारत के द्वार के ऐन सामने रोका जिसमें चांदनी का फ्लैट था। वो चांदनी को देखकर मुस्कुराया। उसने बड़े आश्वासनपूर्ण भाव से चांदनी का कंधा थपथपाया और बोला, देखा, खामखा वहम कर रही थी ना, कोई आया पीछे। चांदनी खामोश रही। उसने कार से बाहर निकलने का उपक्रम ना किया। उस वक्त नशे से उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। जैकपॉट में आज वो अपनी हर परफॉर्मेंस से पहले स्कॉच विस्की का एक पैक पीती रही थी, और वहां से सितौले के रवाना होने से पहले भी एक डबल पैक चढ़ाकर आई थी। इतनी विस्की पी लेने की वजह से उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी, उसकी खोपड़ी भन्नाने लगी थी, लेकिन उसकी बदहवासी में कोई अंतर नहीं आया था। सितौले कार से बाहर निकला। वो कोई 45 साल का लंबा ऊंचा निहायत आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। औरतों का रसिया था। दूसरों की खूबसूरत बीवियों पर निगाह रखना उसका पसंदीदा शौक था, क्योंकि बकौल उसके बीवियां सिंगल हैंड ड्राइव कार की तरह भरोसेमंद, टिकाऊ और ज्यादा माइलेज देने वाली होती थी। चांदनी जैसी औरतों को वो टैक्सी का दर्जा देता था, जो कि साल 1.5 साल में ही खड़खड़ बोल जाती थी। यही वजह थी कि कैबरे जैंट चलाने जैसे धंधे में होने के बावजूद वैसी औरतों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कैबरे डांसरों को वो फारस रोड की बाइयों से जरा ही बेहतर समझता था। इसलिए रात के 1:30 बजे चांदनी को उसके फ्लैट पर छोड़कर आना सितौले के लिए एक निहायत बदमजा जिम्मेदारी लग रही थी। वो कार के चांदनी की ओर वाले पहलू में पहुंचा और उधर का दरवाजा खोलता हुआ बोला, आ। चांदनी ने कार से बाहर कदम रखा तो जमीन पर ढेर होते होते बची। सितौले ने बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से उसे सहारा दिया और बड़े अप्रसन्न स्वर में बोला, आज इतनी क्यों पी ली। चांदनी ने उत्तर ना दिया। वो सितौले का कंधा थामे पेंडुलम की तरह झूलती रही। जरा अपने पैरों पर खड़ी हो, सितौले बोला, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। चांदनी संभली। चल। इस बार अपेक्षाकृत संतुलित चाल में चांदनी आगे बढ़ी। चौकीदार। उसके साथ चलते सितौले ने आवाज लगाई। भीतर कहीं से निकलकर चौकीदार मुख्य द्वार की चौखट पर प्रकट हुआ। उसने दोनों का अभिवादन किया। तेरा नाम डाकी है ना, सितौले बोला। हाँ साहब, चौकीदार अदब से बोला। मुझे जानता है आप, चौकीदार अनिश्चित भाव से बोला। डोंगरे साहब के दोस्त है साहब। मैडम को जानता है? खूब जानता हूं साहब। मैडम की बाबत डोंगरे साहब तेरे को कुछ बोला? बोला साहब, अपन एकदम चौकस है साहब। अपन छठे माले पर किसी नवे आदमी को नहीं जाने देता साहब। कोई फिर भी जाना मांगता है तो अपन साथ जाता है साहब। बढ़िया। अपन दिन के चौकीदार को भी बरोबर ऐसा ही बोल के रखा है साहब। शाबाश। चौकीदार ने बड़ी तत्परता से आगे बढ़कर लिफ्ट का बटन दबाया। डाकी। चांदनी के साथ लिफ्ट के करीब पहुंचते सितौले बोला, तेरे को मैडम को ऊपर ले जाने का है और मैडम के फ्लैट के तमाम खिड़कियां, दरवाजे, कुंडे, ताले, चटकनियां वगैरह खुद चेक करके आने का है। सब तसल्ली करके, मैडम की तसल्ली करा के, मैडम को भीतर से दरवाजा बंद कर लेने के बाद ही तेरे को वापस नीचे आने का है। समझ गया? समझ गया साहब। ये लो। सितौले ने उसकी तरफ 100 का नोट बढ़ाया। साहब, चौकीदार संकोचपूर्ण स्वर में बोला, डोंगरे साहब पहले ही मेरे को 200 रुपया दिया। फिर तो तू बहुत खुशकिस्मत है। चौकीदार ने हिचकिचाते हुए नोट थाम लिया। लिफ्ट नीचे पहुंची। उसका दरवाजा खुला। तुम ऊपर नहीं चलोगे? चांदनी व्याकुल भाव से बोली। मैं क्या करूंगा ऊपर जाकर? सितौले बोला, ये जा तो रहा है तेरे साथ ऊपर। सुना नहीं मैं इसे क्या बोला? सुना। फिर? चांदनी खामोश रही। अब क्या बात है? सितौले उतावले स्वर में बोला, मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अरे कैसा नहीं हो सकता? कि आज की रात तुम यहीं रह जाओ। यहाँ कहाँ? सितौले हड़बड़ाया। तेरे फ्लैट पर? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल डोंगरे ने मेरा कोई इंतजाम करने का मेरे से वादा किया है। बस आज रात की ही तो बात है। चांदनी, क्यों खामखा हलकान हो रही है? तू सेफ घर पहुंच गई है। अभी डाकी तुझे ऊपर तेरे फ्लैट पर छोड़ आएगा। जितनी तू नशे में है उसके लिहाज से तुझे पता भी नहीं लगना कि कब बाकी की रात बीती
और अगले रोज की दोपहर हो गई। लेकिन फिर भी और तसल्ली चाहती है तो ये ले, इसे रख ले। सितौले ने एक छोटी सी खिलौना सी खूबसूरत पिस्तौल उसे थमाई। ये क्या? वही जो तू देख रही है। कोई तेरे पास फटकने की कोशिश करे तो इसका रुख उसकी तरफ करके घोड़ा खींच देना और खींचती चली जाना। आगे जो होगा मैं देख लूंगा। फिर उसने जल्दी से जोड़ा, मेरा मतलब है डोंगरे देख लेगा। वो खामोश रही। अब राजी? चांदनी ने बड़ी कठिनाई से सहमति में सिर हिलाया। पिस्तौल उसने अपनी हैंडबैग में डाल ली। शाबाश, अब चल। चांदनी लिफ्ट में दाखिल हो गई। सितौले ने चौकीदार को इशारा किया। वो भी लिफ्ट में सवार हुआ। उसने छठी मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट तत्काल उसके मुंह पर बंद होने लगी। गुड नाइट डार्लिंग, सितौले बोला। स्वीट ड्रीम्स। सितौले वहां से यूं रुखसत हुआ जैसे किसी भी क्षण उसे दोबारा वापस घसीट लिए जाने का अंदेशा हो। लिफ्ट छठी मंजिल पर पहुंची। चौकीदार ने उसे चाबी लेकर खुद उसके फ्लैट का दरवाजा खोला। दोनों भीतर दाखिल हुए। चौकीदार ने 2-4 बत्तियां जलाई। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर चांदनी ने पिस्तौल अपने हाथ में ले ली। न जाने क्यों पिस्तौल एकाएक उसे बहुत हौसला देने लगी थी। चौकीदार ने पहले सारे फ्लैट का चक्कर लगाया और फिर खुद एक एक खिड़की दरवाजे को बंद करने वाली व्यवस्था चेक की। कोई कुंडी खुली थी तो लगाई, कोई चिटकनी उतर गई थी तो चढ़ाई। सब एकदम चौकस है भाई, अंत में वो बोला। चांदनी ने सहमति में सिर हिलाया। अब अपन को जाने का है, दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना। चौकीदार को रुखसत करके चांदनी ने ऐसा ही किया। उसके जाते ही उसे फिर भय सताने लगा। उसने पिस्तौल हाथ में लेकर सारे फ्लैट में चक्कर लगाया तो उसे तसल्ली हुई। उसने कपड़े तब्दील किए। ज्यादा विस्की पीने से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, लेकिन वो उतना नशा नहीं महसूस कर रही थी जितना कि उसे करना चाहिए था या वो करना चाहती थी। क्या वो और विस्की पी ले? लेकिन पेट में उड़ते मरोड़ों ने और छाती में होती जलन ने उसके हक में फैसला ना किया। फिर उसे नींद की गोलियों का ख्याल आया। वो बाथरूम पहुंची। उसने वॉल कैबिनेट में से स्लीपिंग पिल्स की शीशी तलाश की। सिंक से पानी का ग्लास भरा और फिर जो गोलियां उसे 1 या 2 से ज्यादा ना खाने की हिदायत थी वो उसने 8 खा ली या शायद 9 खा ली। वो बेडरूम में वापस लौटी और पलंग पर ढेर हो गई। पिस्तौल उसने अपने तकिए के नीचे रख ली। उसने बत्ती बुझाई, आंखें बंद की और फिर उसे पता ही नहीं लगा कि कब वो नींद के हवाले हो गई। आधी रात के करीब फ्लैट की कॉल बेल बजी। फ्लैट के भीतर बैठे फ्लैट के मालिक अयूब पहलवान का नोट गिनता हाथ ठिठक गया। उसने सक पकाकर सिर उठाया। फिर उसने नोटों को समेटकर एक छोटे से बक्से में डाला और बक्से को उठाकर किचन में पहुंचा। उसने किचन के विशाल सिंक को अपनी ओर खींचा तो वो दीवार से अलग होकर उसकी ओर सरक आया और उसके पीछे एक उतनी जगह निकल आई जितने में कि वो नोटों का बक्सा समा सकता था। उसने बक्से को उस जगह में फिट किया और सिंक को पूर्ववत आगे सरका दिया। ऐसा ही एक खाना बाथरूम के वॉश बेसिन के पीछे था जहां की वो अपना प्योर अनकट हेरोइन का स्टॉक रखता था। अयूब पहलवान एक बड़ी बड़ी तावदार मूंछों वाला, 1 क्विंटल से ज्यादा वजन वाला, शक्ल सूरत में राक्षस सा लगने वाला आदमी था, जिसका धंधा इलाके के डोप पेडलरों को हेरोइन मुहैया कराना था। वो फ्लैट फारस रोड की एक इमारत की सबसे ऊपरली मंजिल पर था। वहां दिन में सारा दिन 2 आदमी बैठे हेरोइन की 1-1 डोज की पुड़िया बनाते रहते थे, जो डोप पेडलर वहां आकर दर्जनों की तादाद में लेकर जाते थे। घंटी फिर बजी। अयूब पहलवान फ्लैट के मुख्य द्वार पर पहुंचा। मुख्य द्वार में फिट लेंस में से उसने बाहर झांका। उसे खुली दाढ़ी वाले और पान से बैंगनी हुए दांतों और मसूड़ों वाले हजारा सिंह का विकराल चेहरा दिखाई दिया। वो हजारा सिंह से खूब अच्छी तरह से वाकिफ था। हजारा सिंह कमाटीपुरे के इलाके का बड़ा जाना पहचाना डोप पेडलर था, जो डोप बेचता बेचता खुद भी डोप एडिक्ट बन चुका था। पिछले दिनों वो पुलिस के फेर में पड़कर गिरफ्तार हो गया था, लेकिन जोहरी बाजार का वॉल्ट लूटने वाले डकैतों में से एक जामवंत राव को गिरफ्तार करवाने की एवज में इस वार्निंग के साथ छोड़ दिया गया था कि वो फिर कभी डोप पेडलिंग का नामुराद धंधा नहीं करेगा। लेकिन हजारा सिंह वो धंधा इसलिए नहीं छोड़ सका था क्योंकि हेरोइन की पुड़िया तब उसकी खुद की जरूरत भी बन गई थी। अलबत्ता वो पहले से कई गुना ज्यादा सावधान होकर अपना धंधा चलाता था। उसी सावधानी का नतीजा ये था कि डोप हासिल करने के लिए वो अयूब पहलवान के पास हमेशा आधी रात को आता था। खुल्लो माल को, उसे हजारा सिंह का उतावला स्वर सुनाई दिया। हजारा सिंह आया जे। उसने दरवाजा खोला। अपनी अस्त व्यस्त दाढ़ी मूछ के बीच में से हजारा सिंह ने एक बैंगनी दांत चमकाए। अयूब पहलवान ने चौखट छोड़ दी और एक कदम पीछे हटा। हजारा सिंह ने दरवाजे के भीतर कदम डाला। तभी किसी ने हजारा सिंह को जोर से एक और धक्का दिया और फिर अयूब पहलवान की छाती से एक भारी रिवॉल्वर की नाल आ लगी।
उसके छक्के छूट गए। उसने आतंकित भाव से रिवॉल्वर वाले के हाथ के स्वामी पर निगाह डाली तो उसे हार्ट अटैक होते होते बचा। साक्षात मौत का परकाला बना कंपनी का सिपह सालार श्याम डोंगरे उसके सामने मौजूद था। उसके पीछे कंपनी के 3 प्यादे मौजूद थे। उन तीनों के हाथ में भी अपने बॉस जैसी भारी रिवॉल्वर थी जिन्हें वे अयूब पहलवान की ओर ताने हुए थे। श्याम डोंगरे ने रिवॉल्वर की नाल से उसकी छाती को धक्का दिया। वो पीछे हटा तो डोंगरे और तीनों प्यादे भीतर फ्लैट में घुस आए। एक प्यादे ने पीछे फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया। अयूब पहलवान ने जोर से थूक निकली और आहत भाव से हजारा सिंह को देखा। शर्मिंदा हजारा सिंह का सिर उसकी छाती पर झुक गया। जाहिर था कि फ्लैट में दाखिला हासिल करने के लिए उसे इस्तेमाल किया गया था। उसे मजबूर किया गया था उस विश्वासघात के लिए। मेरे को, डोंगरे कड़क कर बोला, पहचानता है ना पहलवान के बच्चे? तत्काल अयूब पहलवान का सिर सहमति में हिला। क्या खता हुई बाप? वो कंपित स्वर में बोला। तेरे को नहीं मालूम? अयूब पहलवान का सिर इंकार में हिला। देखो साले को, डोंगरे बेहद हिंसक स्वर में बोला, कैसा भोला बलम बन के दिखा रहा है। गलती हुई बाप, आइंदा नहीं होएगा। इतनी फुर्ती क्यों दिखाएला है साले मोटे? पहले मालूम तो कर ले क्या गलती हुई है। अयूब पहलवान चुप रहा। डोंगरे ने खाली हाथ का एक पुरजोर झापड़ अयूब पहलवान के थोबड़े पर रसीद किया। अयूब पहलवान पीड़ा और अपमान से बिलबिला गया। कुछ मुंह से फुट, डोंगरे गर्जा। मेरे को गुमराह किया गया था, बड़ी कठिनाई से अयूब पहलवान कह पाया। कौन किया तेरे को गुमराह? इब्राहिम कालिया का आदमी। वो बोला कि और एक आध महीने में। क्या और एक आध महीने में? कंपनी खल्लास। क्या? वो बोला कि अभी अपन माल कालिया से लेना शुरू नहीं करेंगे तो बाद में अपन इस धंधे से बाहर होएंगा क्योंकि कंपनी का कारोबार खल्लास होने वाला है। वो अपन को यही बोला और तेरे को यकीन आ गया? अयूब पहलवान फिर खामोश हो गया। तो कंपनी में आके इस बाबत काहे कुछ नहीं पूछा? अयूब पहलवान से उत्तर देते ना बना। उसने जोर से थूक निकली। क्योंकि तेरे को एतबार आ गया था कि कोई जो कुछ कंपनी की बाबत बोला ठीक बोला, बरोबर? खता हुई बाप। धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया? अयूब पहलवान ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। माल किधर रखता है? अयूब पहलवान ने निसंकोच बता दिया। उस वक्त माल की कोई कीमत नहीं थी। कोई कीमत थी तो उसकी अपनी जान की थी जो उसे बेभाव जाती लग रही थी। और रोकड़ा? उसने उसका ठिकाना भी बताया। डोंगरे ने प्यादों को इशारा किया। पलक झपकते किचन के सिंक के पीछे से नोटों वाला बक्सा और बाथरूम के वॉश बेसिन के पीछे से हेरोइन का स्टॉक बरामद कर लिया गया। लगता है, खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता हुआ डोंगरे बोला, अब धंधा बढ़िया चल रहा है तेरा। कंपनी से तो एक साथ इतना माल कभी नहीं लिया तूने। मेरे से खता हुई बाप। अयूब पहलवान पहले से कहीं ज्यादा दीनहीन स्वर में बोला। एक ही बात कितनी बार बोलेगा? अपन कोई भी सजा भुगतने को तैयार है बाप। कोई भी सजा? हाँ, तो मौत की सजा भुगत। डोंगरे की रिवॉल्वर ने 3 बार आग उगली। अगले ही पल अयूब पहलवान, कमाटीपुरे का फेमस डोप डीलर, अपने फ्लैट में मरा पड़ा था। चांदनी चौंक कर उठी। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और दिल धाड़ धाड़ करके पसलियों के साथ बज रहा था। उसने फिर वो हौलनाक सपना देखा था जो अरविंद नायक की मौत के बाद से ही उसे हलकान किए हुए था। अरविंद नायक का चेहरा खून से रंगा हुआ था और वो अपने दाएं हाथ की पहली उंगली चांदनी पर ताने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। चांदनी ने जोर से आंखें मिचमिचाई। अरविंद नायक का चेहरा उसके मानस पटल से गायब हो गया। उसने कांपते हाथों से बेड लैंप का स्विच ऑन किया और उसके करीब ही पड़ी घड़ी पर निगाह डाली। 3:15 बजे थे, यानी कि उसे सोए हुए मुश्किल से 1 घंटा हुआ था। शराब और नींद की गोलियों की मिलीजुली खुमारी उस पर अभी भी हावी थी। सपना। अपने सिर को जोर से झटकती हुई वो होठों में बुदबुदाई। सपना था, सपना ही था। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला। सितौले की दी पिस्तौल को वहां मौजूद पाकर वो बहुत आश्वस्त हुई। एकाएक हवा का एक बेहद तेज झोंका बेडरूम के द्वार की तरफ से आया और चांदनी के रोकते रोकते बेड लैंप उलटकर नीचे फर्श पर जा गिरा। उसका बल्ब टूट गया और कमरे में अंधेरा छा गया। हवा का ऐसा तेज झोंका कहां से आ गया? उसने हैरान परेशान भाव से सोचा। खिड़कियां दरवाजे तो सब बंद थे। फिर उसे एक आहट सुनाई दी, एक दबी सी घुटी सी आहट, खुद उसके आंदोलित दिल की धड़कन से मिलती जुलती। धप धप। आवाज यकीनन फ्लैट में ही कहीं से आ रही थी। चांदनी का बायां हाथ स्वयं भी तकिए के नीचे सरक गया और मजबूती से पिस्तौल की मूठ से लिपट गया।
वो कान लगाकर आहट सुनने की कोशिश करने लगी। धप धप। अब उस आहट के साथ उसे ये भी अनुभव हुआ कि बाहर बारिश हो रही थी। क्या बारिश थी उस आहट की वजह? पहले तो कभी बारिश के दौरान उसे ऐसी आहट नहीं सुनाई दी थी। धप धप। हिचकिचाते हुए वो पलंग से उतरी और पिस्तौल को मजबूती से अपने सामने ताने चलती हुई बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची। बहुत हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। धप धप। दरवाजा खुलते ही वो आहट जब अपेक्षाकृत तेज हो गई, उसने महसूस किया कि आहट ड्राइंग रूम की तरफ से आ रही थी। कौन है? वो तीखे स्वर में बोली। जवाब में पहले से और ऊंची आहट हुई। उसने दृढ़ता से गलियारे में कदम बढ़ाया। होंठ भींचे, पिस्तौल ताने वो ड्राइंग रूम में पहुंची। धप धप। तब एकाएक उसकी समझ में आ गया कि वो आहट कहां से आ रही थी। पता नहीं कैसे ड्राइंग रूम का बालकनी की ओर का दरवाजा खुल गया था और बारिश और हवा के मिले जुले तेज झोंकों की वजह से खुलता बंद होता वो चौखट के साथ टकरा रहा था। उसकी जान में जान आई। महज एक खुला दरवाजा उसकी जान लेने को आमादा था। उस चौकीदार के बच्चे ने उसकी चिटकनी ठीक से नहीं लगाई थी और वो तूफानी हवा के जोर से खुल गया था। उसका अब तक धनुष की तरह तना शरीर ढीला पड़ा। उसका पिस्तौल वाला हाथ स्वयं भी नीचे झुक गया। वो लंबे डग भरती हुई बालकनी के उस दरवाजे के करीब पहुंची। उसने पिस्तौल को अपने बाएं हाथ में स्थानांतरित किया, दरवाजे का हैंडल थामा और फिर उसे बंद करने लगी ही थी कि एकाएक थमक गई। बालकनी में उसे कुछ हिलता महसूस हुआ। कुछ ही क्षण पहले उससे किनारा करके गया भय उस पर फिर से हावी होने लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सामने बालकनी में देखने लगी। ओह! फिर उसने चैन की गहरी सांस ली। अपनी दिमागी हालत पर खुद उसे तरस आने लगा। बालकनी में महज एक बिल्ली थी जो खराब मौसम से बचने के लिए वहां उसकी बालकनी के फर्श पर आन बैठी थी। बेचारी, उसके मुंह से निकला। भीग कर ठिठुरती बिल्ली से उसे बहुत हमदर्दी होने लगी। वो उसे पुचकार कर पास बुलाने का उपक्रम करने लगी। बिल्ली अपने स्थान से ना हिली। वो बारिश में भीगती स्थिर बालकनी के फर्श पर बैठी रही। चांदनी उसे ड्राइंग रूम के भीतर घुसाने के लिए इशारा करती हुई हाथ हिलाने लगी। बिल्ली अपने स्थान से ना हिली। वो बिना पलक झपकाए चांदनी की ओर देखती रही। चांदनी दरवाजे पर से हटी। उसने बालकनी में कदम रखा। वो बिल्ली के करीब पहुंची। वो उसे उठाने की नीयत से दोहरी होकर झुकी। धप। बालकनी का दरवाजा एक जोर की आवाज करता हुआ उसके पीछे बंद हो गया। म्याऊ! बिल्ली बड़े खतरनाक ढंग से गुर्राई। उसने अपना एक पंजा अपने सामने चलाया। चांदनी के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और उसने बिल्ली की तरफ बढ़ा अपना हाथ वापस खींच लिया। बिल्ली ने इस बुरी तरह से उसका हाथ खरोंचा था कि खरोंचों में से खून रिसने लगा। वो तत्काल सीधी हुई और बिल्ली से परे हट गई। मर यहीं! वो गुस्से से बड़बड़ाई और वापस घूमी। उसने बालकनी का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसके छक्के छूट गए। बालकनी के दरवाजे को ताला लग गया था। उस फ्लैट के तमाम दरवाजे में ऐसे ताले फिट थे जो बंद केवल दरवाजे की चौखट से भिड़काने से ही हो जाते थे, लेकिन खुलते चाबी से थे। उसने जोर जोर से दरवाजा भड़बड़ाया, हैंडल को उमेटकर उसे खींचा। दरवाजा टस से मस ना हुआ। बारिश के थपेड़े उसके जिस्म से टकरा रहे थे। अपने फ्लैट में होते हुए भी वो अपने फ्लैट में नहीं थी और वहां की सुरक्षा सुख सुविधा से सर्वदा वंचित थी। चांदनी के प्राण कांप गए। उसका कलेजा उखड़कर मुंह को आने लगा। किसने पुकारा था उसे? अपने नाम की पुकार उसने साफ सुनी थी। अभी किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा था। कोई बालकनी में था, कोई बालकनी में नहीं हो सकता था, लेकिन था। ड्राइंग रूम के बंद दरवाजे के अलावा बालकनी में पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन कोई वहां था। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज न निकली। भय से उसकी घिघी बन चुकी थी। उसके पिस्तौल वाले हाथ पर किसी का हाथ पड़ा। पिस्तौल गीले साबुन की तरह उसकी गिरफ्त से निकल गई। उसने फिर चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में घुटकर रह गई। एकाएक दो मजबूत हाथों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। चांदनी बुरी तरह तड़फड़ाई। उसके पांव फर्श से उखड़ गए और उसका मछली की तरह तड़पता शरीर हवा में उठ गया। तब पहली बार उसके मुंह से चीख निकली, लेकिन तब तक हवा में उछला उसका बेसहारा जिस्म बालकनी की रेलिंग को लांघता हुआ 6 मंजिल ऊपर से नीचे राहदारी की ओर गिरा चला जा रहा था। अगले दिन रविवार था, इसलिए बड़ौदा से आया पारसी साहब पीएन घड़ीवाला अपनी फैमिली के साथ सुबह सवेरे ही बंबई की सैर के लिए होटल सी व्यू से निकल पड़ा। होटल के कर्मचारियों को पारसी साहब का वो कदम एकदम स्वाभाविक लगा। आखिर साहब को कार्यकारी दिनों में तो अपने व्यापार का ख्याल करना पड़ता था, जिसके सिलसिले में वो यहाँ आया था। विमल ने फिरोजा और दोनों बच्चों को चर्चगेट यतीम खाने में छोड़ा।
और स्वयं कोलीवाड़े केशवराव भोंसले के यहाँ पहुंचा। भोंसले उस घड़ी ऑफिस जाने के लिए बस निकल ही रहा था। विमल के पारसी बहुरूप पर उसने कोई हैरानी जाहिर न की। न सिर्फ हैरानी जाहिर न की बल्कि उसे देखते ही बोला, कल तुम्हारा काम नहीं हो सका, आज जरूर हो जाएगा। विमल हकबकाया, कैसे जाना? वो बोला। क्या? भोंसले बोला कि मैं परसों रात वाला वही मुसलमान हूं जो। अंदाजा लगाया। बल्ले तुम? वो दबे स्वर में बोला। सोहल हो? बड़ी गारंटी से ये बात कह रहे हो केशवराव? मैंने चेक किया। क्या? कैसे? परसों तुम जिस क्लास में चाय पीकर गए थे, मैंने उस पर से तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उठाए थे और हेडक्वार्टर जाकर उनका सोहल के फिंगरप्रिंट से मिलान किया था। फिंगरप्रिंट्स हूबहू मिलते थे। फिर भी मुझे गिरफ्तार करा के 2.5 लाख का इनाम हासिल करने की कोशिश नहीं की? मैंने ख्याल तक नहीं किया। क्यों? मेरी बेटी कहती है तुम कोई बुरे आदमी नहीं हो, तुम कोई बुरे आदमी हो ही नहीं सकते। मैं खूनी हूं, डकैत हूं। वो कहती है तुम कोई देवता हो, अवतार हो, पीर पैगंबर हो और तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे बुरे काम भी तुम्हारी कोई लीला है जिसमें सृष्टि की कोई भलाई है। वो है कहाँ? अपने घर चली गई। कल रात मैं खुद उसे छोड़कर आया, पैसा भी दे आया। दामाद खुश हो गया तुम्हारा? खुश तो हो गया, लेकिन मेरी सराफत पर नहीं, मेरी दयानतदारी पर नहीं, अपनी नीचताई की कामयाबी पर। वो छोकरा समझता है कि मैं कोई रिश्वतखोर पुलिसिया हूं जिसने लाखों रुपया दबाकर रखा हुआ है। रुपया लेते वक्त मैंने उसकी आंखों में लालच और बेहयाई की साफ चमक देखी थी। वो फिर रुपया मांगेगा? नहीं मांगेगा। वो जरूर मांगेगा। वो मेरी लड़की के साथ बदसलूकी भी करेगा। केशवराव, वो काशीबाई के पांव धो धो के पिएगा। वो खुद को खुशकिस्मत जानेगा कि उसे काशीबाई जैसी बीवी मिली। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। नाम क्या है उसका? मधुकर। मधुकर झेंडे। क्या करता है? कॉरपोरेशन में क्लर्क है। व्यापार क्या करना चाहता है? कोई भी नहीं। व्यापार मेरे से रुपया ऐंठने का बहाना था। रुपया उसे व्यापार के लिए नहीं, अय्याशी के लिए चाहिए। रहता कहाँ है? केशवराव ने धोबी तालाब का एक पता बताया। अब ये बताओ, विमल बोला, कि कल काम क्यों नहीं हुआ? जब चाय के गिलास से उठाए फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में से निकल सकते थे तो तब उनकी रिकॉर्ड में जगह लेने के लिए दूसरे फिंगरप्रिंट्स मेरे पास नहीं थे। वो कहाँ से आएंगे? आ जाएंगे। रोज ही कोई ना कोई नया अपराधी हेडक्वार्टर में बुक किया जाता है। ऐसे अपराधी के फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड करने के लिए उसे मेरे पास भेजा जाता है। मैं ऐसी किसी अपराधी के फिंगरप्रिंट्स के 2 सेट बना लूंगा। एक सेट मैं उसी के रिकॉर्ड में रहने दूंगा और दूसरे सेट को तुम्हारे रिकॉर्ड की जगह रखकर असली रिकॉर्ड को नष्ट कर दूंगा। ओह, आजकल नई दिल्ली से होम मिनिस्ट्री के किसी खुफिया महकमे के कुछ जासूस हमारे यहाँ आए हुए हैं। वो कोई ना कोई रिकॉर्ड चेक करने के लिए फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट में घुसे ही रहते हैं। कल तो कहीं से एक रेलिंग ही उखाड़ कर ले आए थे जिस पर से वो खुद उंगलियों के निशान उतार रहे थे। पता नहीं किस फिराक में है वो लोग। तुमने पूछा नहीं? बात तो चलाई थी अपने साथ काम करने वालों के बीच। ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन कोई कह रहा था कि सीबीआई में एक नया संगठन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के नाम से बना था। वो लोग उसी से संबंधित थे। बंबई में टेररिस्ट कहां से आ गए? इधर तो उग्रवादियों का कोई आतंक नहीं। पता नहीं क्या माजरा है। बहरहाल आज छुट्टी का दिन है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज हेडक्वार्टर में मेरे महकमे में उनकी आवाजाही नहीं होगी। अगर आज कोई नया अपराधी बुक ना हुआ तो मैं कोई और तरकीब कर लूंगा। तुम निश्चिंत रहो, आज तुम्हारा काम जरूर होगा। ठीक है फिर। विमल वहां से विदा हो गया। सुबह 10 बजे श्याम डोंगरे इकबाल सिंह के स्वीट में उसके सामने पेश हुआ। इकबाल सिंह तभी ब्रेकफास्ट करने बैठा था। चिकन सूप, लिवर, किडनी, अनियन, कीमा पराठा और कॉफी का आनंद लेते हुए उसने अपने सिपह सालार से रिपोर्ट हासिल की। अयूब पहलवान का हश्र सुनकर वो खुश हुआ। चांदनी की मौत की खबर सुनकर वो सक पकाया। लड़की कैसे मर गई? वो बोला। अभी ठीक से पता नहीं, डोंगरे बोला। भौमिक को मैंने दादर भेजा है। वो लौटेगा तो मालूम होगा सारा किस्सा सही तरीके से। उसकी मौत में कोई भेद हो सकता है? उम्मीद तो नहीं। सितौले खुद उसे क्लब से उसके फ्लैट पर छोड़कर आया था और चौकीदार डाकी के हवाले करके आया था। मुमकिन है बारिश में भीगी बालकनी के फर्श पर से उसका पांव फिसला हो और वो रेलिंग से उलटकर नीचे आ गिरी हो। इतने खराब मौसम में इतनी रात गए वो बालकनी पर क्यों निकली? होगी कोई वजह। सो नहीं पा रही होगी, बारिश का नजारा करना पसंद करती होगी। ये हो सकता है कि वो खुद न गिरी हो, किसी ने उसे बालकनी से धक्का दिया हो। कोई बालकनी में छुपा बैठा हो? हाँ, डोंगरे ने इंकार में सिर हिलाया।
बाहर से बालकनी तक पहुंचना नामुमकिन है। वो इमारत कुछ ऐसी ही बनी हुई थी कि कोई आदमजात तो बाहर से छठी मंजिल की बालकनी तक पहुंच नहीं सकता। कोई फ्लैट में घुस आया हो। खुद चांदनी की मदद के बिना ये मुमकिन नहीं। कोई चांदनी की राजी से फ्लैट में मौजूद हो। ऐसा हुआ होगा तो डाकी को उसकी खबर होगी। भौमिक को लौटने दीजिए, सब मालूम हो जाएगा। ठीक है, चैम्बूर की क्या खबर है? अभी तक तो सोहल वहां पहुंचा नहीं। पहुंचा होता तो तेरे को खबर लग जाती। बिल्कुल लग जाती। 3 दिन गुजर गए, वहां कोई तूका या वागले से मिलने नहीं पहुंचा? ना, कोई टेलीफोन कॉल तक नहीं आई। मतलब कि कोई नहीं आई। वहां आती हर कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैंने खुद तमाम रिकॉर्डिंग सुनी है। हमारे मतलब की कोई कॉल वहां नहीं आई है। फोन कौन सुनता है? पहले हमारे आदमी, फिर तूका या वागले, जिसे भी पूछा गया हो, लेकिन तब भी हमारा आदमी सारी बात बीच में सुन रहा होता है। वो लोग फोन पर कोई इशारा विशारा नहीं कर सकते। 2.5 फिक्रों की तो बात होती है। तूका और वागले दोनों को समझा दिया गया हुआ है कि जो कोई भी फोन करे उसे उन्होंने ये कहना है कि वो चैम्बूर में उनके पास आ जाए। इस तरह हम स्क्रीन कर सकते हैं कि आने वाला सोहल है या नहीं, कोई हमारे काम का आदमी है या नहीं। यूं लोग आ जाते हैं, कोई आ जाता है, कोई नहीं आता। जो आए उनमें से कोई हमारे काम का आदमी निकला नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? क्या खबर फोन करने के बाद जो लोग वहां नहीं पहुंचे हो उन्हीं में से कोई सोहल हो? जैसे हम सोहल के नए चेहरे को पहचानते हैं, वैसे हम उसकी नई आवाज को तो नहीं पहचानते। डोंगरे ने इंकार में सिर हिलाया। मुंडी मत हिला, इकबाल सिंह डपट कर बोला। नहीं पहचानते, डोंगरे हड़बड़ाकर बोला। क्या नहीं पहचानते? सोहल की नई आवाज। हाँ, और फोन पर फोन करने वाले का थोबड़ा दिखाई नहीं देता। डोंगरे खामोश रहा। ऐसे कैसे बीतेगी? डोंगरे से उत्तर देते ना बना। जवाब दे भाई, आखिर तू कंपनी का सिपह सालार है। मेरे ख्याल से थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। इतने दिन तो हो गए। बाप, तूका की नजरबंदी से कोई नतीजा तभी हासिल हो सकता है जबकि सोहल मुंबई में हो। हमने मुंबई के चप्पे चप्पे में उसके नए चेहरे की तस्वीरें फैलाई हुई हैं। अगर वो मुंबई में होता तो अब तक हमें कहीं ना कहीं से उसकी कोई ना कोई खबर लग गई होती। ये झूठी तसल्ली है। जी, तस्वीर से हमने कौन सा सोहल को पहचान लिया था? उस आत्माराम के बच्चे को हम दोनों ने देखा था, करीब से देखा था, खूब देखा था। फिर भी सोहल के नए चेहरे की तस्वीर देखते ही मैंने गोली की तरह कहा था कि अरे, ये तो तुकाराम का भांजा आत्माराम है। नहीं। तूने कहा था? नहीं। फिर? डोंगरे खामोश रहा। जवाब दे। बाप, पहचाना तो हमने था, बस जरा मौके पर याद नहीं आया था कि वो सूरत हमने पहले कहाँ देखी थी। ऐसे ही औरों को मौके पर याद नहीं आएगा। जब तक याद आएगा तब तक वो सोहल का बच्चा कहीं का कहीं पहुंचा होगा। तो क्या किया जाए? उसके बंबई लौट आने की तस्दीक होने तक का इंतजार ना किया जाए? इंतजार किया जाए, लेकिन साथ में कुछ और भी किया जाए। तो क्या? वागले को जाने दे। जी, बड़ी मछली फंसी रहे तो छोटी का नुकसान हम झेल सकते हैं। तुका को बदस्तूर काबू में रख, लेकिन वागले को जाने दे। वागले को जाने दे और उसके पीछे बेहद होशियार आदमियों की टीम लगा जो कि साए की तरह उसके साथ लगे रहे। हो सकता है यूं वागले हमें सोहल तक ले जाए। सोहल तक? डोंगरे संदिग्ध स्वर में बोला। या किसी ऐसे शख्स तक ले जाए जो हमें सोहल तक पहुंचाने के मामले में वागले और तुकाराम से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता हो। डोंगरे सोचने लगा। वागले चैम्बूर में तुका के घर से निकलेगा तो कहीं का तो रुक करेगा। वो तो है, यूं उसके सहारे किसी मतलब के ठिकाने पर पहुंचा जा सकता है। वो नहीं पहुंचाएगा तो हम उसे फिर पकड़ लेंगे। बात तो आपने सही सोची है इस बार। इस बार? इकबाल सिंह आंखें निकालकर अपने सिपह सालार को घूरता हुआ बोला। मेरा मतलब है, डोंगरे बौखलाकर बोला। बात तो आप हमेशा ही सही सोचते हैं, लेकिन इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया। बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं आप इस बार। इकबाल सिंह मुस्कुराया। ठीक है, डोंगरे बोला, मैं खुद चैम्बूर जाता हूं और जाकर वागले को छोड़ता हूं। बेवकूफ, डोंगरे बौखलाया। यूं उसे छोड़ेगा तो वो जरूरी हमें कहीं लेकर जाएगा। तो उसको खुद अपनी कोशिश से वहां से रिहा होने का मौका दे। ऐसा इंतजाम कर कि उसे लगे कि बहुत चालाकी, बहुत होशियारी, बहुत सुरमाई दिखाकर उस नजरबंदी से निजात पाई। इस काम को करने में वो हमारे एक आध प्यादे को घायल कर दे या मार भी दे तो कोई बात नहीं। मैं समझ गया आपकी बात। डोंगरे, ढील उतनी ही देनी है जितनी पतंग उड़ाने के लिए जरूरी है। डोर हाथ में ही रहनी चाहिए। ऐसा ही होगा। कहीं ऐसा ना हो
कि बाद में खबर लगे कि वहां तैनात हमारे सारे आदमी मारे गए और वो तूका को भी साथ ले गया। ऐसा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। हो गया तो जानता है ना तेरा क्या होगा। जानता हूं। बढ़िया। मधुकर झेंडे विमल इरफान अली से बोला। नौजवान लड़का है, ताजी ताजी शादी हुई है, कॉरपोरेशन में क्लर्क है, धोबी तालाब में रहता है। ये विमल ने उसे एक कागज थमाया। उसके घर का पता है, उसकी कोई खोज खबर ले, कोई अता पता लगा। इरफान ने सहमति में सिर हिलाया। ज्यादा संभावना इसके अय्याश और बदकार निकलने की है। मैं सब पता लगा लूंगा जल्दी। आज इतवार होने की वजह से कोई अड़चन ना आई तो बहुत जल्दी। गुड। तो दोस्तों, ये था पाप की नगरी नॉवल का 8वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।